खुशामदीद व सलाम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर उमैर मलिक अमान। उमैर साहब जो हैं वो यू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग के फाउंडर हैं और 2010 से जो है ये इदारा जो है वो काम कर रहा है। और आपके पास जो है एमबीए भी किया है आपने मार्केटिंग में कराची यूनिवर्सिटी से, और आपका जो फोकस है वो बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में है ज़्यादातर। प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, स्किल सेट के लिए ट्रेन करना, और एमबीए के लिए। तो इसमें जो है आपकी खिदमात हैं, यही आपका मेन जो है वो फोर्टे है, एक्सपर्टीज़ है। मैं चाहूँगा उमैर भाई आप जो जी है जी। प्लीज़ कुछ बताइए अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम उमैर मलिक अमान है और 2010 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ। और इस शोबे में आने का इत्तेफाक हुआ मेरी वालदा को देखकर, क्योंकि मेरी वालदा से बहुत लोग मशवरे करती थी ख़वातीन, तो वो उनको मशवरे दे रही होती थी। तब से वो हमने देखा तो वो चीज़ डेवलप हो गई। फिर मेरी फ़र्स्ट जॉब ही टीचिंग रही थी, तो टीचिंग को एक्सप्लोर करते करते ट्रेनिंग की तरफ आए, फिर कोचिंग की तरफ आए। तो समझे अपनी स्टूडेंट लाइफ से पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो अभी यहाँ तक जो है ना सिलसिला पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड जी, बेहतरीन। अच्छा उमैर भाई, आपका जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे आपने मुझे बताया कि लाइफ कोचिंग और वालदा मोहतरम उनके वो जो था, एक वो था रीज़न, और भी कोई चीज़ थी कि आपने एक कोई विजन या कोई और चीज़, अगर कोई हाँ, जी जी उसमें देखें प्लीज़। हुआ ये कि लोग मिलते गए ना, वालदा थी, फिर स्कूल के एक टीचर थे अब्दुल रऊफ साहब, वो हमें बहुत मोटिवेट करते थे, और इनफरादी तौर पे भी और क्लास में भी। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, लोगों को मोटिवेट करें, लोग कुछ कर लें। फिर 2005 की बात है कि एक ट्रेनर थे हमारे, उनका इंतकाल हो गया, नदीम चौहान साहब। मैंने उनकी एक वीडियो देखी, मुझे पता चला ये तो एक बाकायदा प्रोफेशन है। मैंने उसके बारे में सर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। फिर 2010 से ऑनवर्ड्स फिर मैंने इसके कोर्सेज़ करना शुरू किए। फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ भी कुछ ना कुछ दर्जे में काम करने का मौका मिला, इंटर्नशिप्स में, कुछ प्रोजेक्ट्स में। और इस दौरान मैं अपनी ट्रेनिंग्स भी करवा रहा था। तो स्कूल सेक्टर से स्टार्ट लिया, एजुकेशन सेक्टर से, फिर आगे चलते चलते अब अल्हम्दुलिल्लाह कंपनीज़ के साथ, कॉर्पोरेट में, इंडिविजुअल बिजनेसेस के साथ हमारी जो है ना वो कंसल्टिंग एंड कोचिंग चल रही होती है। तो बस ट्रेनिंग में ये होता है कि हम ज़्यादा तफसील से डिस्कशंस कर रहे होते हैं, कंसल्टिंग में इदारे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर चल रहे होते हैं, कोचिंग बहुत वन ऑन वन होता है, पर्सनलाइज होता है। सही। मिस्टर उमर, इम्पैक्टफुल लाइफ मेरे ख्याल में ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, करियर हम्म, डेवलपमेंट कुछ है, इस बारे में कुछ बताइए। मैं इम्पैक्टफुल बताता हूँ, लाइफ। ठीक है। हुआ ये कि जो है ना, जब हम काम कर रहे थे तो हमने देखा दो एक्सट्रीम्स है ना। एक एक्सट्रीम है ट्रेनिंग, जिसमें आप एक ग्रुप को सिखाते हैं, लोग 2-3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद मसरूफ हो जाते हैं ज़िंदगी में। और एक होती है कोचिंग। कोचिंग में तो सिर्फ वही लोग आते हैं जो पर्सनल चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा, हमने देखा कि ट्रेनिंग से ना, ट्रेनिंग के अपने फ़ायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फ़ायदा ये कि ग्रुप लर्निंग होती है, फ़ायदा ये कि स्ट्रक्चर मिल जाता है। डिसएडवांटेज ये कि लोग उस स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा अमल नहीं कर पा रहे होते अपनी थ्रू आउट देयर लाइफ ना, क्योंकि 2-3 दिन तो मोटिवेट होते हैं, फिर चंद दिन तक उस मोटिवेशन की का लेवल डाउन होते 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 रह जाता है। अच्छा, कोचिंग में डिफरेंट फ़ायदा होता था, लोग आते थे, अपने प्रॉब्लम्स बताते थे। तो हमने क्या किया, इसे मर्ज कर दिया। अब ये जो इम्पैक्टफुल लाइफ प्रोग्राम है वो कोचिंग और ट्रेनिंग का हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें हम स्ट्रक्चर के थ्रू चल रहे होते हैं लेकिन हम वन टू वन डिस्कशंस कर रहे होते हैं। अब उसमें होता यह है कि आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम उन प्रॉब्लम्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो आपको वो ट्रेनिंग वाला एलिमेंट भी पूरा मिल जाता है और आपको कोचिंग वाला एलिमेंट भी मिल जाता है। आप बहुत पर्सनली अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स, अपने जो भी इश्यूज आपको आ रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि हमने ये फ़र्क देखा कि जब आप किसी से वन टू वन डिस्कशन करते हैं तो 90% तक ट्रांसफॉर्मेशन आती है ज़िंदगी में, और जब आप ग्रुप के साथ बात करते हैं तो 10-20% ट्रांसफॉर्मेशन आती है, क्योंकि हर शख्स ये सोचता है अच्छा ये बात तो सबके लिए हो रही है, तो चलो मैं इसमें से कुछ पिक कर लूँगा। लेकिन जब आप अपना मसला किसी को बता रहे होते हैं और वन टू वन बैठे हुए होते हैं, तो आपको जब सामने वाला कुछ बताता है तो आप उसे एग्जैक्ट लेते हैं और आप उसे अप्लाई करते हैं। इसको बिल्कुल यूँ समझ लें कि एक जगह पे आप किसी को टूल बॉक्स दे रहे हैं, तो लोग लेके रखते जाएंगे, बोलेंगे पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी में काम आएगा। और एक जगह पे किसी की कोई मशीन ख़राब हो जाए और आप उसे एक टूल निकाल के दीजिए और आप कहिए कि भाई इस टूल के ज़रिए आप अपना मसला हल कर लें,
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना उसके लिए। तो ये फ़र्क है दोनों में। और मैंने एक प्रोग्राम का भी जो है ना ओवरव्यू दे दिया, प्रोग्राम का कंटेंट भी बता देता हूँ। हम स्टेज 1 में कहते हैं कि आप कुछ एक्सप्लोर करें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, है ना, आप किस तरीके से लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ में क्या करना चाहते हैं। तो एक इन्विजन करें आप, सही ना, और उसको दीनी लिहाज से भी चेक कर लें कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही। नंबर 2 और नंबर 1 पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आप ये एक्सप्लोरेशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आना शुरू होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में क्या करना चाहता हूँ। मैं हेल्थ में क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने करियर में क्या करना चाहता हूँ, मैं अपने दीन में क्या करना चाहता हूँ। अब आपके पास स्टेज 2 पर आप आ गए कि एक विजन आ गया, हम कहते हैं उस विजन को लिख लें कि और रिवर्स में लिखें अपनी डेथ में आप क्या करना चाहते हैं या एंड लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उसको रिवर्स में लिखें। 2 हो गए। फिर हम कहते हैं नंबर 3 पर आए, विच इज एग्जीक्यूशन। भाई सिर्फ लिखना तो नहीं है ना, इस पे काम करना है। वहां पे असल जो है ना लोगों को मुश्किल होती है कि यार अब हम अपने विजन पे काम कैसे करें। तो उसमें उनकी हैबिट्स पे काम करना होता है, उनके साथ टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करना होता है, प्रायोरिटाइजेशन पे काम होता है। फिर हम आते हैं 4th स्टेज पे, विच इज इवेल्युएशन, कि भाई अब आप काम कर रहे हैं तो अब आप कोई मैकेनिज्म ऐसा बना लें जिसके जरिए आप अपने आप को इवेलुएट कर सकें। एंड लास्ट इज इन्हेंसमेंट, जिसमें हम ये कहते हैं आप सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। कोई नया टूल आ जाए, अब आजकल एआई के इतने टूल्स आ रहे, हो सकता है वो एक टूल आए और आपके काम को बहुत तेजी से इम्प्रूव कर ले, तो आप उसे सीखें ना, आप उससे दूर ना भागें। सही। ये सही। पूरा प्रोसेस है, आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, जो इम्पैक्टफुल लाइफ है वो तो आपका जो है उसको आप कवर कर लिया। और दूसरा ये, अब थोड़ा सा एमबीए की बात करते हैं, क्योंकि अभी भी जो है ना एमबीए जो है ना उसकी बहुत बात हो रही है। तो एमबीए जो है, एग्जीक्यूटिव एमबीए, कोई भी एमबीए, किसी में भी स्पेशलाइजेशन, अभी एआई आ गया है, तो आपको एमबीए का फ्यूचर क्या नज़र आता है? और वो सिर्फ एकेडमिक हद तक है, कॉरपोरेट सक्सेस तक है? इस बारे में प्लीज़ कुछ बताएं, इसकी यूजिबिलिटी है और क्यों है? या देखें, प्लीज़। होता क्या है कि जब कभी, एक तो स्पेशलाइजेशन की अपनी अहमियत है ना, और जनरलाइजेशन की अपनी अहमियत है। तो एमबीए इज मोर ऑफ अ जनरलाइज थिंग ना। चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्पेशलाइज्ड है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो स्पेशलाइज्ड है, लेकिन एमबीए स्पेशलाइज नहीं है ना। उसमें तो आप मार्केटिंग भी पढ़ रहे हैं, आप एचआर भी पढ़ रहे हैं, आप बेसिक्स ऑफ फाइनेंस भी पढ़ रहे हैं, आप सप्लाई चेन भी पढ़ रहे हैं, और फिर एंड में जाके आप एक स्पेशलाइजेशन लेते हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, और अब यकीनन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस पर आ रही हैं, और वो कुछ अरसे में एआई और ये चीज़ें एमबीए का पार्ट हो जाएंगी, जैसे माजी में आईटी की चीज़ें हुई थी। तो एमबीए से फ़ायदा ये होता है कि आपको ना पूरा एक्सपोजर मिलता है बिजनेस में। अब आपने उसमें से जो चीज़ आपको करनी है अपने बिजनेस को लेकर या स्पेशलाइज करना, उसको लेकर आप जो है ना वो क्या नाम है स्पेशलाइजेशन कर लें या डेप्थ में चले जाएं। लेकिन अगर आपके पास एमबीए नहीं है, यानी और आपके बिजनेस में या कोई एमबीए नहीं है, तो अब आपको ना एक बिगर पिक्चर या एक पूरी पिक्चर बिजनेस की नज़र ही नहीं आएगी। क्योंकि हर शख्स जो है ना वो फिर अपनी स्पेशलाइज फील्ड को ही सब कुछ समझ के चल रहा होता है। इंजीनियर कहेगा कि एवरी प्रॉब्लम इज एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, फाइनेंस वाला कहेगा एवरी प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। अब आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एमबीए होगा या सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी, तो आप ना बहुत आराम से पहले तो ये असेसमेंट कर सकते हैं कि ये इशू किस लेवल पर है। और बहुत बहुत दफ़ा होता है कि आप क्रॉस फील्ड जाकर इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत मशहूर स्टोरी है कि एक, मुझे एग्जैक्टली फैक्ट्स एंड फिगर्स भूल गया मैं, कि एक ट्रेन का इशू था कि उसका ना ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा था। यानी वो लेट से 8 घंटे में एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन पे जाती थी, और लोगों की कंप्लेंट्स आती थी कि भाई टाइम ज़्यादा है। तो इंजीनियर्स को बुलाया, उन्होंने कहा आपको इतने अरसे तक ट्रैक बंद रखना पड़ेगा, हम ये इंजीनियरिंग करेंगे, और हम इतना खर्चा आएगा और टाइम हो जाएगा लेट से 7.5 घंटे। फिर उन्होंने मार्केटिंग के लोगों को बुलाया, या मैनेजमेंट के लोगों को, सॉरी मार्केटिंग के नहीं, मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट वाले आए, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा यार आप ऐसा करें कि एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा दें अपनी ट्रेन में, और लोगों को कुछ सर्व करना शुरू कर दें, तो लोगों की वो फ्रस्ट्रेशन ही खत्म हो जाएगी जो वो होती है ना। तो लोग मे बी 8 या 8.5 घंटे बैठने को तैयार हो। अब इसमें तो कॉस्ट कुछ भी नहीं आई ना। अच्छा, असल मसला तो लोगों की इरिटेशन था, असल मसला टाइम तो था नहीं। अब होता क्या है कि जब आप एक डिफरेंट लेंस से चीज को देख रहे होते हैं ना, तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। अब एमबीए का फायदा ये होता है कि आप
You have finance knowledge of finance, you have knowledge of marketing, you have knowledge of basic management, supply chain, HR। तो जब ये सारी चीज़ें आपके सामने होती है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके बिजनेस का स्कोप बढ़ गया तो जाहिर सी बात है आपको फिर हर फील्ड के स्पेशलाइज लोग चाहिए, लेकिन कोई तो होगा ना जो सीईओ बनेगा। तो उमूमन जो सीईओ लोग बनते हैं उनको ये जनरलाइज नॉलेज या तो एमबीए के थ्रू या अदर स्पेशलाइज कोर्सेज के थ्रू हर फील्ड का अलग अलग करके वो पढ़ाई जाती है, ताकि वो हर चीज़ को जो है ना वो एक बर्ड आई व्यू में देख सकें। तो अगर आप मैनेजमेंट में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो एमबीए इज स्टिल द मेन थिंग फॉर यू, सही ना। और अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही आगे जाना चाहते हैं, स्पेसिफिक नीश में, तो फिर आप उसकी स्पेसिफिक नीश को जो है ना वो देख लें। ये तो हो गया क्या नाम है कॉर्पोरेट के लिए। अगर आपका अपना बिजनेस है तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अदर देन और अदर एजुकेशंस, सही ना, या फील्ड्स, आपको एमबीए के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि आपको बिजनेस का हर एंगल तो समझ आए, फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम जो है ना वो कर सकते हैं। और अब तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन भी जो है ना वो, जैसे ज़ैबिस्ट है कराची में, उसने किया हुआ ये ऑप्शन, तो उससे आपको और ज़्यादा एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप अगर अपना ही काम स्टार्ट करना चाहते हैं कम स्कोप में, तो किस तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये है बेसिक। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, जो एमबीए है, जो कॉरपोरेशंस हैं, कितनी जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो वैलिड कैंडिडेट है या जो एक्सेप्टेबल कैंडिडेट है उसके पास एमबीए हो, ये कितना कॉमन है पाकिस्तान में, यूएस में और डिफरेंट बिग कॉरपोरेशंस, फॉर्च्यून 500 जितनी भी कंपनीज हैं, स्मॉल मीडियम बिग, प्लीज कुछ बताइए। अच्छा, इसका मेरे पास एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ कही जाती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्री का एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बैचलर्स करते हैं किसी टेक्निकल फील्ड में, किसी इंजीनियरिंग में, और मास्टर्स के लिए फिर एमबीए कर लेते हैं। तो अब उनके पास दोनों कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, यानी इंजीनियरिंग नॉलेज भी आ जाती है और जो है क्या नाम है मैनेजमेंट नॉलेज भी आ जाती है। ये तो आ गए टॉप ऑफ द लाइन लोग, है ना, कि जो दोनों चीज़ों को संभाल सकते हैं। अगर किसी के पास आईटी की डिग्री है और प्लस वो एमबीए है, तो वो किसी भी आईटी के बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें समझ सकता है, टेक्निकल साइड भी और मैनेजमेंट साइड भी। तो ये तो टॉप लेयर होती है हमेशा। अच्छा, फिर इसके बाद एक वो लोग होते हैं जो बीबीए प्लस एमबीए कर रहे होते हैं, इनको रिलेटिवली स्ट्रगल होती है उनकी बनिस्बत फर्स्ट ईयर की बनिस्बत ना। तो या तो आपका किसी बहुत अच्छी जगह से एमबीए है तो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं इस सबसे बढ़कर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि चूंकि एमबीए की पढ़ाई या बीबीए की पढ़ाई रिलेटिवली दूसरी पढ़ाइयों से, मेडिकल वगैरह से रिलेटिवली आसान होती है, तो हम हमेशा स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि भाई देखें, आप जो है ना वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए जिसके साथ आप पार्ट टाइम में कोई काम कर सकें, सही ना। और अब आप जो है ना वो जो वहाँ सीख रहे हैं उसको वहाँ पे एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, तो आपको ना बहुत हैंड्स ऑन नॉलेज और चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। वर्सेस अगर आप ये सोचेंगे कि आप 4 साल एक डिग्री पढ़ते हैं और फिर 3 साल दूसरी डिग्री पढ़ते हैं, 7 साल का स्पैन आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं और फिर आप मार्केट में आते हैं, तो अगर तो वो किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटी से है तो फिर भी कोई चांस बन सकता है। अदर देन दैट ये एक मसला है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जो हमने कुछ अर्से पहले एक डाटा कलेक्ट किया था, तो उसमें ये था कि एमबीए और इन चीज़ों की सप्लाई ओवर है, बीबीए और एमबीए की, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करी, तो आपको कुछ तो यूनिक लेकर आना होगा। उसका एक तरीका तो ये हो सकता है आप शुरू से जॉब मार्केट में हो और आप उसको साथ साथ जो है ना वो जो वहाँ से सीख रहे हैं वो यहाँ पर जो है ना वो डेवलप करते जाएं, या अपना बिजनेस अगर आप शुरू में स्टार्ट करना चाहें तो, सही ना। तो नॉलेज वाइज एमबीए की बहुत वर्थ है। आई ऑलवेज क्या नाम है से दिस। हाँ, जॉब के लिहाज से मैंने आपको अर्ज कर दिया कि जिनके पास दोनों डिग्रीज होती हैं उनको एक एज हासिल होता है। अच्छा, तो बेसिकली अगर 100 कंपनीज हैं तो उसमें से जो है 90 जो है उनकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि एमबीए हो। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं या मिड लेवल का मैनेजर मांग रहे हैं, तो मिड लेवल के मैनेजर के लिए भी एमबीए जो है वो रिक्वायरमेंट बन गया है। मैं अभी जॉब सीकर के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, मैं जो रिक्रूटर है ना, जो कंपनी खुद हायर कर रही है जिसको ज़रूरत है रिसोर्स की, ह्यूमन रिसोर्स की, उसके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या इन्वायरमेंट है, या वेस्टर्न नेशंस में, या दुनिया भर में ग्लोबली क्या है और पाकिस्तान में क्या है। देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि
एग्जैक्ट डाटा तो आई डोंट हैव दैट, तो इसलिए मैं उस पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। सही लेकिन सही इन सही। जनरल जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि उमूमन ये होता है कि कंपनीज में जो है ना वो इंटरनली भी लोग ग्रो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, ग्रुप ऑफ बिजनेसेस है, तो उनके यानी दे आर इन द टॉप। तो उनके जो एचआर में लोग हैं ना वो जी आई के ग्रेजुएट हैं, वो तो इंजीनियर हैं। लेकिन चूंकि कंपनी उनको मेन टेक्निकल फील्ड की वजह से लाई थी, वो करते 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 उन्होंने कंपनी ने उनको मैनेजमेंट का एक्सपोजर देते 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 यहाँ लिया। हाँ, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता अगर वो एमबीए भी कर लेते, तो अब उनके पास दोनों चीज़ें मैच कर जाती, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन होता क्या है कि जब आप फील्ड में आते हैं, एक दफ़ा आप आ गए, अब डिग्री की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन आपका जो जो टेक्निकल काम है वो डोमेन नॉलेज और आपके बिजनेस की नॉलेज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं एक परफ्यूम ब्रांड का कंसल्टेंट हूँ, तो उनका जो सप्लाई चेन मैनेजर है, वो बंदा इतना बिजनेस को जानता है कि एक दफ़ा मैं उसके करीब से गुजरा, तो उनके अपने जो परफ्यूम के वो है ना, क्या नाम है, प्रोडक्ट्स है, वो 100 से ज़्यादा है। लेकिन उसने मुझे स्मेल किया, उसने कहा कि आप फला ब्रांड का फला परफ्यूम लगाएंगे। तो मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ, मैंने कहा यार इतनी ग्रिप हो गई है इनको काम करते करते। अब चूंकि वो कंपनी का बिजनेस भी जानते हैं ना, और सप्लाई चेन तो जानते ही हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू कि हम इसको सिर्फ डिग्री वाले उस पर देखें, सही ना। हाँ, डिग्री का साथ में होना एक एड ऑन एडवांटेज ज़रूर होता है, लेकिन वंस यू आर इन अ फील्ड, तो फिर आपको तो ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है फॉर योर नेक्स्ट प्रमोशन, और आप उसके लिए कितनी तेज़ी से अपने आप को अप स्किल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो सवाल हमारे शॉर्ट एमबीए से मुतालिक भी हैं, मैं शॉर्ट एमबीए को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने 3 साल पहले इन्विजन किया था कि वो लोग जो कि एमबीए नहीं कर सके, सही ना, और वो हैं टेक्निकल, तो उनको बेसिक मैनेजमेंट तो चाहिए। अब एक तो ऑप्शन ये है कि वो एमबीए करें, दूसरा ऑप्शन ये था कि जैसे फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजर्स होती है, इस तरीके से हमने शॉर्ट एमबीए से ये इन्विजन किया था कि हम ऐसे कुछ लोगों को जो है ना वो ऐसे शॉर्ट कोर्सेज करवाएं कि विद इन 1 ईयर उनके पास एमबीए या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज है वो उन तक जो है ना वो पहुंच जाए, भले उनके पास डिग्री ना हो। लेकिन चूंकि अगर वो नॉलेज होगी ना, तो वो टेक्निकल साइड तो जानते ही हैं, तो वो बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट हैविंग दैट डिग्री। तो इस वजह से हमने वो एक पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो किया था। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा सही। तो सवाल जो है ना वो हम थोड़ा सा अब दूसरी तरफ जाते हैं। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है, उसका जो आईक्यू लेवल है, वो जो एक ग्रेजुएट है वो उसके करीब है, या कुछ एआई जो एडवांस्ड हैं वो उसको एक्सीड कर गई हैं। यकीनन वो आपने रिपोर्ट वो सब देखा होगा, और ये हकीकत है, इसी वजह से पूरा एक ग्लोबल शिफ्ट आ रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो जब एआई जो है, जब वो आईक्यू लेवल जो है वो ग्रेजुएट लेवल का क्रॉस कर गई है या उसको रीच कर लिया है, तो जो जॉब सीकर है या जो एमबीए या जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से नेविगेट करें इसको, अपना आपका क्या ख्याल है? देखिए, उसमें आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आप ना किस मार्केट में। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएस की मार्केट में, तो वो हमसे बहुत आगे। पाकिस्तान की मार्केट में तो हम तो चूंकि रियल टाइम में बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो लोग अभी गूगल कैलेंडर पे ही नहीं आए, बहुत से लोग है ना, बेसिक गूगल कैलेंडर पे ही नहीं है वो भी। तो अभी एजेंटिक एआई और इन चीज़ों की तो बातें अभी बहुत आगे की। अच्छा, बहुत आगे की नहीं भी हो तो कुछ साल तो अभी हैं। तो इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो यंगस्टर्स को करने का काम है ना, वो ये है कि वो ब्रिज बने, बिकॉज वो तेजी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं, और जो इधर इंडस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं वो नहीं सीख सकते उतनी तेजी से, उनके पास एक्सपोजर नहीं है, वो सीखना भी नहीं चाहते, और उनको वो मुश्किल भी लग रहा है। अगर आप ब्रिज बनने का काम कर जाते हैं ना, तो आपने अपनी वर्थ तो बना ली। यानी इस वक्त पाकिस्तान में अगले चंद सालों में एआई प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन का जो एक बूम आने वाला है ना, तो अगर किसी स्टूडेंट ने उस नीच को टैप कर लिया ना, तो वो तो बहुत आराम से आगे चला जाएगा। अब वो हर फील्ड में, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो एचआर है, यानी आपके पास एआई के टूल्स हों। यानी इस वक्त मैं ऐसे ट्रेनर्स को जानता हूँ जो एक ही ट्रेनर है, वो करवा रहे हैं एआई फॉर डॉक्टर्स, एआई फॉर टीचर्स, एआई फॉर फाइनेंस मैनेजर। अभी ये
वो एक बंदे को इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि डिमांड सप्लाई का फर्क है ना, एआई को जानने वाले लोग ही कम है। तो ये अभी मार्केट है जिसको कुछ अर्से टैप किया जा सकता है। तो अगर एक स्टूडेंट ये सोच ले कि भाई मैंने एआई इन मार्केटिंग करनी और जितने हमारे मार्केटर्स हैं उनको एआई पे शिफ्ट लाना है, तो अब जो है ना उसके लिए तो एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जॉब की भी है और बिजनेस की भी है, वो जिधर स्विच हो। अच्छा, एक तो ये हो गया रास्ता, सही ना। दूसरा क्या है कि अगर आपको प्योर टेक्निकल एआई वाली साइड पे जाना है, सही ना, तो वो एक अलग फील्ड है, सही ना। और वो चूंकि कंप्यूटर साइंस है, वो मेरी फील्ड नहीं है, तो आई कैन नॉट से मच इन दैट। मैंने चूंकि सॉरी टू जब इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो एक हाइब्रिड सेटअप है ना। एक तो ऐसा सेटअप है कि जो फुल एआई का ही रिसोर्स है, एक है वो भला सी लेवल है या मार्केट या मैनेजमेंट लेवल है, वो समहाउ उसके साथ कनेक्टेड है, वो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, ऑन ऑन हैंड्स भी है, और डिसीजन मेकिंग भी है। तो आप दूसरी तरफ आ रहे हैं, मैं जरा क्लियर कर दिया मैंने जी, प्लीज कंटिन्यू। तो बिल्कुल यही था कि ये जो दूसरी वाली साइड है ना, पाकिस्तान में इसकी बहुत है, क्योंकि जब सोशल मीडिया का बूम आया था ना, तो हमने नोट किया कि सबसे आसान उन लोगों के लिए सेल करना था जो पुराने बिजनेसमैन को भी की भी बात को समझ रहे थे और एआई वालों को भी समझ रहे थे, यानी डिजिटल मार्केटिंग वालों को भी। तो जो ब्रिज करने वाले लोग थे ना, वो तो तेजी से कामयाब हुए। जो सिर्फ वन साइड वाले थे ना, वो फंस गए। यानी सिर्फ बिजनेसमैन को पता ही नहीं चला डिजिटल पे आना कैसे, और डिजिटल वाले को कभी समझाना नहीं आया। यानी ऐसी ऐसी ब्लंडर की स्टोरीज है ना उस, यानी ये कोविड दौर की। यानी मुझे एक एकेडमी ने बुलाया, उन्होंने कहा भाई हम तो लाखों रुपए एड्स पे खर्च कर चुके हैं और हमारे ना एडमिशंस नहीं आ रहे। मैंने देखा जबरदस्त किस्म के ग्राफिक्स, जबरदस्त किस्म के एड्स लगे हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे तो 18-20 साल के एक्सपीरियंस है कि पेरेंट्स एडमिशन करवाते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऐड दिखा रही थी स्टूडेंट्स को। तो मैंने कहा अच्छा, आप ना इसको पेरेंट्स पे कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने सिर्फ ऐड चेंज किया पेरेंट्स पे, और हमने अमाउंट लगाई, उसको बहुत सस्ता लगता था ऐड। अगले दिन उनका कॉल आई कि भाई मेरे तो सिर्फ 400 रुपये स्पेंड हुए हैं और मैं 60,000 का बिजनेस लॉक कर चुका हूँ, जो कि पहले लाखों रुपए से जीरो बिजनेस था। तो अब इशू क्या था, क्योंकि बिजनेसमैन का प्रॉब्लम कुछ और था और डिजिटल मार्केटर को अपनी फील्ड का तो पता था, लेकिन उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा था। यही चीज रिपीट हो रही है अब एआई को लेकर, कि एआई को जो लोग जानते हैं उनको रियल बिजनेसमैन का प्रॉब्लम ही का अंदाजा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से एआई के लोग कहते हैं कि एआई के थ्रू सेल्स होगी, नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के केस में तो बहुत मुश्किल है ना। मेरी अपनी वेबसाइट पे 3000 इंक्वायरीज है, बट मेरा सेल्स का जो क्या नाम है वो है, टीम मेंबर है, वो उनको कॉल्स करता है, तो कन्वर्जन होता है। लोग आते हैं, इंक्वायरी भर देते हैं, लेकिन दे डोंट बाय, क्योंकि है ना। अभी एआई वॉइस कॉलिंग भी आ गई है ना, वो कस्टमर सपोर्ट पे भी चल रहा है, सेल्स पे भी चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो कस्टमर है, एंड यूजर है, वो भी स्मार्ट इनफ है, उसको पता ही है कौन है, रोबोट है, रियल पर्सन है, राइट? यही मैं यही और इशारा आप है ना। दो इंसान ही बात कर रहे हैं ना अभी। तो हालांकि मुझसे ज्यादा तो एआई बातें कर सकता है, और एवेटार भी क्रिएट हो सकता है, आपकी जगह भी एवेटार क्रिएट हो, लेकिन इंसान को इंसान की जरूरत होती है। बेशक वो हमेशा रहेगा वैल्यू, बेशक और बेशक। टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जाएगा उसमें, लेकिन ये टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट तो चीज होने का एक बहुत मुश्किल वो है। तो इसलिए जो टेक्निकल लोग हैं ना, वो उनका तो फंसने का चांस है, क्योंकि वो एक चीज कवर करेंगे दूसरी आ जाएगी। लेकिन जो एडेप्शन वाले लोग हैं या इम्प्लीमेंटेशन वाले लोग हैं, मुझे लगता है उधर बहुत बूम है। क्योंकि मैं आपको ये इस साल की बात बता रहा हूँ, 2026 में बैठा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, दे आर नॉट ऑन गूगल, सही ना, दे आर नॉट यूजिंग गूगल कैलेंडर, सही ना, वो बेसिक अपनी स्केजुलिंग नहीं कर रहे, वो आज भी पेपर पेन पे चल रहे हैं। तो इन लोगों को तो लाना है ना, और उन लोगों को लाने की एक बहुत, यानी पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स हैं लोगों के पास। और ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको इस वक्त काम मिल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत इसमें स्कोप है, अगले 2-3 साल अगर किसी स्टूडेंट को अपने आप को इस पर डेवलप करना है ना, तो वो थोड़ी, यानी इतनी एआई जरूर सीख ले जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकती है, एंड देन स्विच ऑन लेते। और बीबीए एमबीए वालों को भी बहुत एडवांटेज इसी में होगा, क्योंकि आपका एमबीए से या बीबीए से नॉलेज तो डेवलप हो गया मैनेजमेंट का। अब आप देखते हैं कि एआई और मैनेजमेंट को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर क्लाइंट तक जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर उमेर, बात ये भी है ना कि बहुत सारे ताजिर बिजनेसेस ऐसे हैं, वो कहते हैं जी हमारा 50 साल से ऐसे ही चल रहा है, हमें अपग्रेड करने की क्या जरूरत है, हमारा कस्टमर ही ऐसा है, हमें क्या जरूरत है।
वो 1995 सन 2000 की वेबसाइट गलती से व्हाटएवर वो बना हुआ है, वो आज 25 साल हो गए, 30 साल उन्होंने चेंज भी नहीं किया, और काफी का तो है ही नहीं जैसे आपने बोला, और बड़े बिजनेसेस हैं। तो ये क्या है, ये सोशो इकोनॉमिक थिंग है, कल्चरल थिंग है, क्या है, ये गवर्नेंस का देखिए, मसला है, क्या चीज है? ये कल्चरल है और इसमें शिफ्ट आया है, लेकिन वल्लाह आलम रिटेल वाली साइड पे बहुत ज्यादा नहीं आया। देखें, जब 2014-15 में उबर करीम आ रही थी तो हम सब ये सोच रहे थे यार रक्षा टैक्सी ड्राइवर तो बहुत मुश्किल से अडेप्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने कर लिया कि आज आपको कार्गो में सुजुकी वाला भी यांगो से आ जाता है। लेकिन दुकानदार जो है ना, वो इस पे अभी भी या तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल का भी एक इशू है कि भाई चीज़ जब तक हाथ में नहीं हो तो लेनी नहीं है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल अभी भी लोग चला रहे हैं कि जहाँ पे वो दे आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड दे आर ऑन। अब मैं देखें स्टूडेंट्स को एक सिंपल सा, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार आप तारिक रोड की दुकानें एक एस्टिमेट कर लें कितनी होंगी कराची की, अगर हम बात करें, लाहौर की किसी बड़ी मार्केट की बात करें, इस्लामाबाद की या पिशावर की, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा 20% लोगों की शायद वेबसाइट हो। तो बकिया लोगों को आप वेबसाइट भी ऑफर कर दें ना, एआई से बना लें। एआई से वेबसाइट बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, और आप उन्हें 50,000 रुपए की भी ऑफर कर दें तो वो तो कर लें। यानी मैंने अभी रिसेंटली एक एआई से वीडियो जनरेट करवाई, तो मैंने ऐसी किसी साहब को दिखाई, मैंने कहा आपके ख्याल में इसकी क्या प्राइस होगी, कहने कम से कम 1 लाख रुपए की बनी होगी, जबकि वो 1,000 रुपए की बनी थी। तो ये तो एक इतना बड़ा डिफरेंस है ना। तो ये डिफरेंस तो वही लोग कैच कर पाएंगे जो दोनों साइडों को जानते हैं। अगर आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, हियर यू हैव दैट कैपेसिटी टू डेवलप, तो लोग आज भी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बेच के पैसे कमा रहे हैं और लोग पे कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो बहुत टाइम हो गया, मैं सन 2010 से तो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले से देख रहा हूँ। और अभी तो वाइब कोडिंग आ गया है, जीपीटी जो है पूरा, जो 3 दिन का 1 हफ्ते का काम था वो 1 घंटे में भी हो जाता है। और मैं सारी ये चीज़ें जो है ना, आप बिल्कुल सही मेंशन कर रहे हैं, वेबसाइट बनाना आसान हो गया, अब कोई मसला है नहीं। अगर कोई 10,000 रुपये भी, 50,000 रुपये, मतलब दूर की बात है, वो 2 घंटे भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, उससे कम टाइम बिल्कुल के सही। अंदर जो है ना वेबसाइट बन भी जाएगी, प्रोडक्शन पे जाके ऐड भी शुरू कर देगा वो शख्स, वो अब इंसान। आपको सिर्फ जो है ना वो समझना है सामने वाले की नीड क्या है, और आपने अपनी बातों में यानी उनको कन्विंस बातों पर्सुएसिव से होना बता। चाहिए, वैल्यू कम्युनिकेशन और परसुएजन, बस ये यही बोल चीज रहा हूँ। अगर आप, और इस पे लोगों को अभी भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो एआई जनरेटेड चीज का ना देखें, अब हमारे कितने दोस्तों ने क्या किया कि उनके पास सालों से आइडियाज थे एंड दे वांटेड टू राइट समथिंग ना, लाइक बुक और एनीथिंग। लेकिन अब ऐसे बात है, राइटिंग एक टफ जॉब है। एआई के आने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने आइडियाज पुट किए और बुक्स लिख दी। अब वो बुक आइडिया तो ओरिजिनल उनका है ना, एआई ने तो उनको राइटिंग में सपोर्ट किए। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोई विजन रखते हैं, कोई चीज रखते हैं ना, इट इज मच इजियर फॉर देम टू सर्वाइव इन दिस एरा। लेकिन अगर आप ये सोचते कि नहीं, आप बस एआई को एक लाइन देंगे और वो आपको सब कुछ जनरेट करके देगा, तो बहुत जेनेरिक चीज देगा। लेकिन अगर आप किसी की नीड को समझ लें और वो चीज आप उधर पुट इन कर दें, तो आप इस गैप को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना मैक्रो लेवल के ऊपर बात करते हैं। अभी आप जाएंगे ना, सीधी आप बताऊं, तो जो भी ऑनलाइन जाएगा ना, इतने टूल्स हैं, इतने स्टार्टअप्स हैं, इतनी एप्स हैं, दिमाग घूम जाता है। इंसान को समझ में नहीं आता किस चीज़ को पकड़े, किस चीज़ के ऊपर जाए। तो आपका क्या ख्याल है, मतलब बंदा एक चीज़ पकड़ ले, एक चीज़ का सिलेक्शन करे और उसी के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करे, या वो डाइवर्सिफाई करे थोड़ा सा, कि क्योंकि मैं सिर्फ अगर एमबीए एआई करियर पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्या चीज़ बेहतर है आपके ख्याल में? देखें, 80-20 का फॉर्मूला बना लें, और ये लाइफ का फॉर्मूला बना लें, नॉट जस्ट रिलेटेड टू एआई। कि पहले जो टूल आप पिक कर चुके हैं ना, 80% टाइम उसको देके उसको और 80% सीख लें, और 20% मार्जिन जरूर रखें किसी नए टूल का। अगर आप चैट जीपीटी के यूजर हैं तो आप चैट जीपीटी पे रहे, क्लॉड आया तो आप क्लॉड को देख लें, हो सकता है आपको माइग्रेट करने का दिल चाहे और आप माइग्रेट कर जाएं। इसी तरीके से नोट्स एलएलएम आया हुआ आजकल, है ना, जो नोट टेकिंग और इसके लिए। तो अगर आप नोट्स यानी आप 20% टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन रखें। वो भी मैं ये अर्ज करूंगा कि जो लोग ऑलरेडी आईटी में या एआई में है ना, उनसे एक्सपीरियंस ले लें, सही ना, बजाय इसके कि आप खुद जाएं और सर्चिंग करें और आप उस किसी टूल में, यानी टूल को पूरा जाकर देखें, सब कुछ करें, तो आपको एक टाइम लगेगा।
लेकिन अगर आप ये करना चाहें तो आपका काम हो जाएगा आसान। 20% किसी जो एआई एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो कर लें कि वो क्या कह रहे हैं, उस चीज़ को देखते रहें, 80% उस पर रहें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें कि आपकी नीड जिधर ज़्यादा बेहतर फुलफिल हो रही है तो उधर स्विच कर जाएं, उस पर आ जाएं, फिर दूसरा स्विच कर जाएं, उस पर आ जाएं। तो बहुत इस रैपिड माइग्रेशन भी आपको फंसवा देगी, क्योंकि बहुत रैपिड माइग्रेशन से ये होगा कि आप अभी पिछले टूल को ही पूरा नहीं कर पाए होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे यूट्यूब का बूम आया था, अब इतनी वीडियोस आ गई, आप कहें कि भाई मैं सारी देख लूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे ना। तो अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा भाई मैं कोई एक चीज से अपने काम यानी जो मुझे चाहिए चीज वो तो निकालूं, सही ना। और उसके लिए आपको वही बिजनेस सेंस और ये जो मैं एमबीए की बात कर रहा था चीजें, ये जब सब चीजें होंगी ना तो आप कहीं भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेंगे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी निकालना आएगी ना तो क्या होगा कि एआई का बेसिक सा टूल भी आपको फायदा दे देगा। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी निकालना नहीं आती ना तो अब आप बहुत एक्सपर्ट होकर भी जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि आपको काम तो सारा आता होगा। अब आप कहेंगे मैं कैसे बेचूं। फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों को वेबसाइट बनाना आती है ना, लेकिन ये तारिक रोड वाली बात को एक्चुअली एग्जीक्यूट करना एक काम है, सही ना। तो अगर कोई इस काम को करना चाहेगा तो वो कर जाएगा, हम्म, सही ना। लेकिन अगर कोई कहेगा जी कि नहीं ये भी एआई कर दे, तो भाई एआई नहीं करेगा ना, ये बहुत इट्स इट्स जी इट्स नॉट इजी। जी, क्योंकि अगर आप जॉब लॉसेस देखें ना, चाहे ओरेकल हो, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, तमाम, चाहे यूएस की कंपनीज हों, एशियन कंपनीज हों, दुनिया भर में, तो ये जो है ना वो हुआ है। जैसे कस्टमर सपोर्ट के लोग जो है ना, उनकी वो ले ऑफ्स हो गए कि जी अब तो ये आप जो चैट लिखते हो ये रोबोट खुद कर लेता है, जो एलएलएम है वो खुद कर लेता है। ये अलग बात है, बाद में उन्होंने बहुत कंपनीज ने रिग्रेट भी किया कि नहीं जी ये हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवनेस कम हुई है, रेपुटेशन जो है ना वो जो है ना थोड़ा सा खराब हुआ है, मतलब वो चीजें तो है, लेकिन जॉब लॉसेस भी तो बहुत सारे हुए हैं। तो इसमें कैसे, क्योंकि अब नेविगेट फिर इंसान कैसे करेगा। मैंने देखा सोलोप्रेन्योरशिप जो है ना वो आगे जा रही है। अब जिसने एमबीए किया है, भला शॉर्ट एमबीए किया है या दूसरे तरीके से किया है, ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन किया है, एक तो जॉब वाला राउट है, एक ऑर्गेनाइजेशन वाला राउट है, अपनी कंपनी अपने लोग, फिर एक तीसरा जो आजकल मशहूर हुआ है ना वो है सोलोप्रेन्योरशिप। वेबसाइट, मोबाइल ऐप, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स सब एक ही बंदा देख रहा है, एआई लगाया हुआ है, बाकी जिसको कॉल करना है खुद से मैनुअली करना है वो भी कर रहा है। इस बारे में अगर आप कुछ रोशनी डालें। देखें होता क्या है कि एक तो जॉब है ना, सही है, एक आ गया आपका बिजनेस, और एक जो आपने किया सोलोप्रेन्योर या फ्रीलांसर जो है। अब इसमें करना ये होता है आपको ना कुछ बेसिक फाइनेंसेस समझने हैं। अगर आप वो बेसिक फाइनेंसेस समझ रहे हैं तो आप ना एक बात, बैलेंस। कता कलामी माफ, मैं बेसिकली, आप फ्रीलांसर जो है ना वो भी चौथा बनता है। तीसरा जो है ना वो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मोबाइल ऐप हो गया कोई, आपने मिसाल के तौर पे मोबाइल ऐप अच्छा वो बनाया वो कर दिया, तो वो लोग पसंद नहीं करते उनको फ्रीलांसर कहा जाए, वो चाहते हैं हम सोलो प्रेन्योर हैं, क्योंकि फ्रीलांसर लोग समझते हैं ये बाहर फाइवर से इधर उधर से जो है ना वो पैसे कमाते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्शन नहीं, कोई बात बना रहा था। कोई प्लीज बात कंटिन्यू, थैंक यू। नहीं। जी। तो इसमें होता क्या है अब्दुल्ला भाई, कि अब जो है ना वो आपने करना ये होगा कि नंबर वन आपने ना अपना फाइनेंशियल असेसमेंट करना हो कि आप किस एज में हैं और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ यंग एंड टीनेजर और फैमिली में अभी आपको कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं आपको यही कहूँगा। और आप अपना एरिया भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आपको पता है कि भाई इस चीज़ से मैं एंड प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा कि आप सोलोप्रेन्योर पर आए, है ना। अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करना, तो भी मैं कहूँगा कि आप जॉब से एक्सपोजर लें या जॉब के साथ साथ साइड में चीज़ डेवलप करें एंड मूव ऑन। लेकिन अगर आपके ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फिर आप डायरेक्टली जंप इन ना करें। फिर एक फॉर्मूला होता है ग्रेजुअल ट्रांजिशन का, अगेन 80-20 पर। क्या आप 80% टाइम तो फोकस करें अपनी डे जॉब पे, है ना, उसकी भी उसमें भी आप अपग्रेड तो करें ना, ताकि आपको बहुत आसानी से ना निकाला जाए। और 20% पे आप क्या करें, आप कोई चीज़ डेवलप करें, है ना। और डेवलप भी वो करें जो आप आराम से कर सकें बैक पे चीज़ों पे। अब क्या होगा जब वो ग्रेजुअली डेवलप होने लगे, तो वहाँ से फिर आप जो है ना ग्रेजुअल ये ट्रांजिशन लें। इसमें क्या होगा, आपकी फैमिली रिलेटिवली होगी सेफ।
फॉर एग्जाम्पल एक साहब थे, उनकी जॉब, ये बात है 2023 की, तो उनकी जॉब थी 4.5-5 लाख रुपए की, और उन्होंने तो एक बड़े रीजन के लिए छोड़ा था, क्योंकि उनकी कंपनी कुछ इमोडेस्ट एड्स लगाती थी, वो डिजिटल मार्केटर थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो अपना काम करना चाहता हूँ, तो वो आए हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया 4 मंथ्स वाले। तो 1-to-1 होता है वो, तो मैं उनके साथ लगा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 मंथ्स ही मेड 3 मिलियन पर मंथ। सही ना? वजह क्या थी? क्योंकि अच्छा, मैंने उनको ना कुछ पैरामीटर्स दिए थे। मैंने कहा था भाई देखें, आप सबसे पहले ये देखें कि आप कि अगर जॉब छोड़ेंगे तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स हैं 1-1.5 लाख रुपए के, तो मैं वो कर लूँगा। घर मेरा अपना है, गाड़ी मेरे पास है, कुछ सेविंग्स भी हैं, तो आई मैनेज। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि चूंकि वो मैनेज कर सकते थे, उन्होंने जंप किया, और उनका एक सालों का एक्सपीरियंस था। 2008 से 2023 तक कोई 15 साल एक शख्स ने डिजिटल मार्केटिंग में काम किया, तो मार्केट भी जानती थी, तो वो बहुत इजीली उनके लिए ट्रांजिशन स्मूथ हुआ। लेकिन अगर एक शख्स है वो लोन्स में है, सही ना, या मंथली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, उसे मैं कभी भी ये मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि होगा क्या कि वो जल्दबाजी में फंस जाएगा। तो सोलोप्रेन्योर इज़ वेरी गुड थिंग, सही ना, आपको बिल्कुल करनी चाहिए, बस उस पर फौरन आना है या ग्रेजुअल आना है। दैट इज द डिसीजन जो कि आपको बहुत सोच समझ कर जो है ना वो लेना है, अगर आप मिडिल एज में आ चुके हैं या आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है ना, ये मेन एक चीज़ है समझने वाली। अच्छा, मुझे इस बारे में बताइएगा, जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं एकेडमिक, उनका जो एमबीए होता है या कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। एक और होता है, भला वो पढ़ा अच्छा रहा हो, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा काबिल हों, मार्केट में उनका ऐसा रेपुटेशन या असेसमेंट इतना हाईली जो है ना वो नहीं किया जाता। तो ये जो एक्रेडिशन है, ये वजह है, अलमनाई वजह है, उनकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो वजह है। तो एक आम इदारा या जो नया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता है कि जी हमारा एमबीए जो है या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डिजर्विंग हैं, वो भी अच्छे हैं। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? देखिए उसमें होता ये है कि एक तो जो लोग जिनका नाम सालों से बना है, तो वो तो एक लेगेसी लेकर चल रहे हैं ना सालों की। अच्छा, अगर कोई नया इंस्टीट्यूट आता है और वो ये चाहता है कि वो लेगेसी बनाए, तो उसे क्या करना होगा? शुरू में अपने प्रॉफिट्स को कम करके हाई क्वालिटी पे जाना होगा। फॉर एग्जांपल लम्स आई 1985 में गालिबन, आईबीए तो 55 से, लेकिन नाउ लम्स हैज बीटन आईबीए लॉन्ग टाइम अगो ना, बहुत आगे निकल गई। वजह क्या थी? क्योंकि पीछे सैयद बाबर अली साहब थे, वो तो पैकेजेस के ओनर हैं, तो पीछे उनको पता था कि भाई बहुत अरसे तक इसको किस तरीके से स्टैंडर्ड नीचे नहीं आने देना और इसको चलाना। अच्छा, अब जो नया इंस्टीट्यूशन कोई होता है ना, चूंकि मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, लोग विजन के लिए काम शुरू करते हैं और फिर एक्सपेंसेस में फंस जाते हैं, है ना। रेंट भी देना है, सैलरीज भी देनी है, तो आपका एक लोड तो आता है। तो आपको ना इस यानी अगर आपने कहते हैं ना कोई विजनरी काम करना होता है, तो आपको ये रिसोर्सेज तो मैनेज करने होते हैं पहले, ताकि आप इसमें तो ना पड़े ना। जब आप इसमें नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि मुझे बड़े क्लासरूम नहीं बनाने, मैं कम क्लासरूम रख लूँगा, मैं क्वालिटी के स्टूडेंट्स लूँगा, आई विल बी ईजियर, इट विल बी ईजी फॉर मी टू से नो। सही ना, ये सारी चीज़ें आप उस वक्त कर पाएंगे जब आप एक इंस्टीट्यूशन को एक विजन के पॉइंट से लेकर चल रहे होंगे। लेकिन अगर आपका कमर्शियल एंगल ही सॉर्टेड नहीं है, तो आप फंस जाएंगे। एक तो ये इशू है। दूसरा क्या होता है कि हर दफ़ा ना नए प्रॉब्लम्स होते हैं। अब होता क्या है, जो पुराने इंस्टीट्यूशन है, गो के उनका नाम है, उनकी एक मार्केट में वर्थ है, लेकिन वो ना बड़ी चीज को मूव करना मुश्किल होता है। अगर कोई नया इंस्टीट्यूशन आए ना, उसके लिए मूव करना आसान होता है क्योंकि लोड कम होता है। तो अगर वो इस किस्म की चीजें देख सकता है कि जो मिस हो रही हैं, और वो उन चीजों को आकर जो है ना उन पे जबरदस्त किस्म से काम कर जाए, तो वो अपनी जगह तेजी से जो है ना वो बना सकता है। सही ना। और मैं ये समझता हूँ कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है बिजनेस वर्ल्ड का, वो कहीं भी लग जाता है। वो है कस्टमर डिमांड। पिशावर में एक स्कूल खुला, उन्होंने जाके सारे पेरेंट्स से पूछा कि भाई आपके बच्चों का क्या मसला है और आपके स्कूलिंग इर्द गिर्द स्कूल्स का क्या मसला है। फिर स्कूल बनाते हुए सारे मसले हल किए, दोबारा कम्युनिकेट कर दिया, पहले साल 500 बच्चे ले लिए उन्होंने, बिजनेस सक्सेसफुल।
यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो जैसे आईबीए का पहले मॉडल था, अभी भी मोर और लेस होगा, कि आईबीए मल्टीनेशनल से रिसर्च करती थी ना कि उनको क्या चाहिए और फिर वो प्रोड्यूस करती थी। तो आप अगर आज जाएं इंस्टीट्यूट खोलने से पहले, या अगर खोल लिया तो आपका आपके लोग हों जो जाके कॉर्पोरेट में डिस्कशंस करें, उनसे बोलें भाई आपको कैसे लोग चाहिए, हम वैसे लोग प्रोड्यूस करते हैं, आप उन्हें सिर्फ इंटर्नशिप्स दे दें और अच्छे लगे तो रख लें। अब क्या होगा कि कॉर्पोरेट को जब आप ये कम्युनिकेशन पहले से इनबिल्ड कर चुके होंगे तो उनको ना आपके ग्रेजुएट से कोई उम्मीद होगी कि चूंकि आप ये सारी रिसर्च करके गए, और आपके क्या नाम है, चंद साल बाद आपके जो स्टूडेंट्स होंगे उनको भी एक उम्मीद होगी कि यार यहाँ से पढ़ने के बाद तो हमारी जॉब या कोई काम हमारा लग जाता है। सो दैट इज द केस जो बिल्ड करना है। और ये अच्छा, इसको ना यूनिवर्सिटी के बजाय इंस्टीट्यूशनल लेवल पे करना आसान होता है, स्मॉल इंस्टीट्यूट के लेवल पे। फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट है, तो ना उनके ओवरसीज क्लाइंट होते हैं, तो उनकी सेल्स स्टाफ ही को 150 के करीब है और वो उनको कॉल्स करनी होती हैं। अब वो हम भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं सब चीज़ें, तो मैंने उनको ये रिकमेंड किया कि आप ना किसी इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी के साथ एक एमओयू साइन कर लें और आप अपनी नीड्स उन्हें बता दें। तो आपका ना जो बहुत सारा ट्रेनिंग टाइम है ना, एक बिल्कुल कोरे बच्चे को लाकर खुद सिखाने का, वो खत्म हो जाएगा। वो बच्चा वहां सीखता पाएगा, इंस्टीट्यूट के पास एक एज आ जाएगी कि भाई हमारे पास 3 महीने का कोर्स करने के बाद हम आपको जॉब लगवाते हैं, तो बच्चे भी उधर आ जाएंगे और आपको जो ट्रेनिंग इधर करवानी है वो सारा इंस्टीट्यूट करवा देगा, तो आपको थोड़ा रिलेटिवली ट्रेंड बंदा मिल जाएगा। इस किस्म की चीज़ें तो हर बिजनेस में आप कर सकते हैं। तो जो लोग थोड़े छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, अगेन हियर इज अ कैच, कि जहाँ पे आप वो काम कर सकते हैं लंबी डिग्री में ले जाने के बजाय, आप जो है ना वो बच्चों को इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मेरा भांजा है, अब वो गेमिंग खेलते खेलते उसकी इंटरनेशनल लोगों से बातचीत हुई, उसने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, अब वो एपटेक में गया है, अभी उसका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट 6 मंथ्स, ही इज मेकिंग अराउंड $300-400, तो भाई लाख सवा लाख कमा रहा है ना। अभी उसने मैट्रिक के पेपर दिए, क्योंकि उसके पास डिमांड थी। उसने क्या किया, इधर उधर जाने के बजाय उसने एपटेक में एडमिशन ले लिया। उसने कहा पेपर मैं देता रहूंगा, सही ना। स्कूल से बात हो गई, वो जो हमारे यहाँ कराची में होता है, उसे एग्जाम देने गए, वो पढ़ाई करके, वो उन्होंने कहा मैट्रिक होता रहेगा, लेकिन जो है ना मैं जो है क्या नाम है अपनी टेक्निकल कोर को कंप्लीट कर लूँ। तो उसने 3 साल का ये यहाँ से करना है कंप्लीट, और फिर इसी को उसने फैसला किया हुआ कि मैं इसी को ग्रेजुएशन में स्विच कर दूंगा, जो एपटेक ऑप्शन देता है। अब क्योंकि उसके पास नीड थी तो उसने उस नीड को फुलफिल कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट्स अगर इस किस्म की चीज़ें कर लें तो दैट इज अ मच बेटर पोजीशन फॉर दैम। क्योंकि देखिए मासेस तो अभी भी हमारे यहाँ मिडिल क्लास या मिड टेयर ही लोग हैं ना, आईबीए जाने वाले बहुत थोड़े हैं, लम्स जाने वाले बहुत थोड़े हैं, और कंपनीज भी आईबीए और लम्स जैसे लोगों को अफोर्ड करने वाली कम है। तो मेजॉरिटी तो हम ही मिड टेयर के लोगों ने ही काम करना है। तो अगर हम उसी फॉर्मूले को मिड टेयर पे लाके कॉपी कर लेंगे ना, तो बहुत हद तक चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, और बिजनेस करने वालों के लिए भी सॉल्व होंगे। क्योंकि मैं, चूंकि मेरा इंटरेक्शन कंपनी से ज़्यादा रहता है ना, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ आपके जरिए ऑडियंस को, कि लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, और हमें कंपनीज में लोग कहते हैं कि कॉम्पिटेंट और ट्रस्टेड जो है ना वो लोग नहीं। अब ये गैप है ना, कि जो बंदा है वो कह रहा है जॉब नहीं है, और जो जॉब देने वाला है वो कह रहा है भाई कोई ऐसा बंदा बता दो जो को काम आता हो, जिसको वो टिक के काम करे। तो अब ये जो गैप है, ये गैप ही तो फिल करना है। अगर ये गैप फिल हो जाएगा तो आप काम कर जाएंगे। और ये तो जेन्युइन, और ये एक जेन्युइन कंसर्न है, राइट? हर क्योंकि किसी का, उसने जो है, जो भी है, उसने वो पकड़ लिया, जो भी कागज है 4 साल 2 साल लगा के, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट है या एटलीस्ट जो क्वालिटी बेंचमार्क है उसके ऊपर, एक स्टैंडर्ड के ऊपर हो, वो कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहा। ये एक जेन्युइन कंसर्न है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स तो अच्छा कर जाते हैं ना, जिनके जिनके कोई फैमिली रिलेटिव किसी कंपनी में होता है, तो उन्हें इंसाइट मिल जाती है कि भाई ये चीज़ मैंने अपने अंदर डेवलप करनी है, मैंने एक इंग्लिश का कोर्स करना है, साथ में अपनी पर्सनालिटी पे ये काम करना है, ये और कॉम्पिटेंट स्किल्स चाहिए, तो वो तो सर्वाइव कर जाता है। वरना आप मुझे बताएं ना, कितने बीबीए और एमबीए ग्रेजुएट्स हैं जो एमएस एक्सेल भी, यानी एमएस ऑफिस भी पूरा सही से नहीं जानते। तो आप सोचे ना, ये तो एक बेसिक लेवल वो है ना। इफ़ यू आर
स्ट्रगलिंग इन दिस, यू आर स्ट्रगलिंग इन टाइपिंग एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो अब आपके लिए तो बहुत मुश्किल है ना सर्वाइवल। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने 4 साल की डिग्री को? तो अगर आप कुछ कोड तो आप पक्का पक्का समझ लेना जो हर ऑफिस की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आप वो बेसिक रिक्वायरमेंट पे आ जाएंगे ना, तो ये चीज जो है ना वो आपके लिए रिलेटिवली कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा शायद ना हो, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा। सही। अच्छा, आजकल जो है मैंने देखा है यूथ या कुछ लोग जो है ना, वो गेमिंग और वीडियोस, शुगल मेला टाइप और इस तरफ जो है ना ज़्यादा रुझान हो गया है बनिस्बत स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट या सम हार्ड और something that is worth it, which is not very shiny or very happening. You know what I mean? So इतना रुझान क्यों हो रहा है और क्या होना चाहिए? सही तरीका क्या है? यूथ को क्या मशवरा देंगे या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, इसमें ना बड़ों की गलती हमारी ज्यादा है कि होता क्या है कि देखें, शुरू से ना अगर आपने किसी को अट्रैक्ट करना होता है किसी चीज की तरफ ना, तो आप ना इंटरेस्ट मैच करते हैं। यानी आप क्या सिखाना चाहते हैं या आप उनको किस तरफ लाना चाहते हैं और उनका अपना क्या इंटरेस्ट है, अगर आप दोनों को मैच कर लेंगे तो आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इस वक्त क्या हुआ है कि आप यानी जो जो चीज़ आप करवाना चाहते हैं उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, और जो वो कर रहे हैं आपको पता है वो वर्थ इट नहीं है। तो ऐसे में ना हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि उनको एक तो उसकी वर्थ याद दिलानी होगी और उस सिस्टम को रिलेटिवली ईजी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा ना स्कूल नहीं जाता, तो ही इज़ नाउ 11 years old, ठीक है ना। तो सही है, मैं मानता हूँ उसकी बहुत सी एकेडमिक स्किल्स रिलेटिवली स्कूल के बच्चों से थोड़ी कम है, सही ना। लेकिन हमें ये पता था कि ये तो होगा। लेकिन उसके बरक्स हमें मिला क्या, जब वो 8 साल का था, आज से 3 साल पहले, उसने पूरे एक दिन एक्सपो में खड़े होके स्टेम की सेलिंग की थी, रोबोटिक्स की। तो हमारे एक दोस्त का स्टेम का इंस्टीट्यूट था, उन्होंने एक्सपो में लगाया था, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा हम तो अपने स्टूडेंट से ही सेल करवा रहे हैं, मेरा बच्चा फॉर्चुनेटली उनका स्टूडेंट भी था, तो उन्होंने कहा आप भेज दें। अब 8 साल का बच्चा पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है ना, स्कूल नहीं गया, वन शॉट। होम फिर क्या स्कूल। हुआ, होम स्कूल था। फिर क्या हुआ, वो कैनवा पे बहुत सारी चीजें करते हैं। अब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो मेरे पॉडकास्ट के जो है ना वो क्या नाम है, थंबनेल्स वगैरह, थंबनेल नहीं, ये जो एडिटिंग, स्कैनर होता है, नहीं ये जो ये आता है क्यूआर कोड, क्यूआर। क्यूआर कोड बना के कल मुझे भेज रहा है, बोले बाबा ये मैंने बना दी। मैंने कहा, अच्छा भाई चलो कहीं इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि लैंग्वेज का भी हमें ऑनलाइन ऑप्शन मिल गया। अब डुओ लिंगो दे दिया मैंने उनको, तो अब वो डुओ लिंगो से खुद ही खेल रहे हैं। लेवल ये वाला क्रॉस हो गया, ये वाला। अच्छा, अब डुओ लिंगो के जरिए इंग्लिश सिखवाना रिलेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि वो तो एक लग रहा है आप गेम खेल रहे हैं, है ना, और वो प्रैक्टिस होती चली जा रही है। अच्छा, इस किस्म की चीजें मार्केट में अवेलेबल है। हम बड़ों को थोड़ा सा खुद को एजुकेट करना होगा कि हम बच्चों को कैसे उसका एक्सपोजर दें। जब हम ये थोड़ा सा एक्सपोजर भी दे देंगे और एक दफा हम ये ट्रांजिशन करवाने में कामयाब हो गए कि उनको इस चीज में कोई वर्थ नजर आए, तो अब क्या होगा, अब जो है ना वो काम हो जाएगा रिलेटिवली आसान, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई ये काम में फन भी है और इस काम के जरिए एक वैल्यू भी क्रिएट हो रही है जिससे हम अर्निंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये गैप रखेंगे तो देखिए किसी भी इंसान, यानी ये बिल्कुल वही बात होगी जो बचपन में हमारे लिए मैथ्स में होती थी कि हमें पता ही नहीं था वो फॉर्मूला यूज कहाँ करना है, तो हम बस कर रहे होते थे। तो आज की जनरेशन तो बहुत तेज है ना, वो तो बहुत जल्दी फेडअप हो जाती है, बोलती है भाई आप मुझे इसकी एप्लीकेशन बता दो। अगर तो एप्लीकेशन है तो मैं फिर भी कुछ जो है ना वो कर लूंगा। तो हमने देखा अपने बच्चे के केस में कि जब कोई लाइव कोर्स होता है ना, जहाँ क्या नाम है उसको उसको असाइनमेंट मिल रहा होता है, कंपटीशन आ रहा होता है, ये चीजें होती है, तो उसमें वो बड़ा एंगेज होता है। हम्म। तो मैं और रिकॉर्डिंग या ऐसी चीज दे दो ना, तो वो उसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करता। अब मैं जानबूझ के अगर कोर्स हुआ हुआ भी है तो रिपीट में इधर उधर उनको मुख्तलिफ चीज़ों में इंगेज रखने की कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक तो ऑनलाइन की वजह से पूरे पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है, और दूसरा ये कि अब बहुत सारे इदारे हैं जो इस किस्म की चीज़ें करवाते हैं। तो पेरेंट्स को ना थोड़ा स्मार्टली सोचना होगा कि ट्रेडिशनल, यानी आप बिल्कुल स्कूल से ना निकालें, मैं मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ पेरेंट्स हैं या टीनेजर्स हैं, आप एकेडमिक्स जारी रखें, लेकिन स्मार्ट वे में आप जो है ना कुछ बजट इधर भी लगाएं।
देखें कोई कोर्स है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट भी कायम हो और वो जाकर वो चीज़ें कर भी ले, तो क्या होगा कि आप जो है ना वो दोनों एक्सपोजर कर सकते हैं। जैसे कोडिंग के चैलेंजेस होते हैं, इस तरीके से डिफरेंट चीज़ है, तो थोड़े दिन मुश्किल होगी, फिर किसी ना किसी दर्जे में आ ही जाएगा। लेकिन एक बात ये भी है ना, अच्छा पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखें वो ये है जैसे पूरे पाकिस्तान में या पूरे कंट्री के अंदर 5 लोग हैं जो गेमिंग करते हैं। अब वो टीवी पर, सोशल मीडिया पे हर जगह देख रहे हैं, वो जी क्या कहते हैं उसको, भंगड़े भंगड़े डाल रहे हैं कि जी ये जो है ना जी टूर्नामेंट गेमिंग वट एवर। ओके, अब उसका जो डिजिटल फुटप्रिंट जनरेट होगा, अगर 10 करोड़ यूथ है तो वो 10 करोड़ लोग देखेंगे। अब उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि ये पूरे मुल्क में 5 लोग हैं, लेकिन उसके ऊपर जो एनर्जी खर्च हो रही है, उसमें जो कमर्शियल एलिमेंट है, जो सेल कर रहे हैं, भला वो जो भी चीज़ें हो वो है। लेकिन जो हमने जैसे डिस्कशन किया, जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, कोडिंग चैलेंजेस हैं, कुछ भी है, उसकी तरफ रुझान नहीं है। तो जो शाइनी लग रहा है और लग रहा है कि जी हाँ इसकी इन्फ्लुएंशियल है और फॉलोइंग है, उस तरफ जो है ना रुझान हो जाता है। तो यकीनन जो एल्डर्स हैं या जो बड़े हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये एक तरीके से आती बच्चों है। का ना देखें, एक तो बिल्कुल टॉप लेयर वाली चीज है ना, वो तो मैं मानता हूँ कि वो तो हर हर एरिया में चंद लोग ही मशहूर हैं। आप फूड व्लॉगर उठाएं तो टॉप 10 ही मशहूर होंगे ना, बाकी तो सब, तो कोई भी नीश उठाएं तो उसमें टॉप 10 टॉप 15 लोग होंगे। मेन चीज है लोगों को ये समझाना कि भाई दुनिया आम लोगों से चलती है। हमें पता है कि हमारी ये जो गुफ्तगू है ये मे बी मिलियंस में ना जाए, लेकिन चंद लोगों की जिंदगी में तो वैल्यू ऐड करेगी ना, तभी हम बैठ के बात कर रहे हैं। हम्म, ऐसे ही दुनिया चलती है। अच्छा, अब मैं लोगों से सही ये कहता हूँ कि यार आपको अपने अपने सर्वाइवल के लिए और पैसे कमाने के लिए और स्टार्टअप लेने के लिए क्या आपका क्या रिक्वायर्ड नंबर है, आप वो देखें। तो आप ये शाइनी ऑब्जेक्ट को छोड़ देना कि किसके कितने मिलियन व्यूज हैं, आपका क्या रिक्वायर्ड नंबर है, आप वो रिक्वायर्ड नंबर देखें एंड लेट्स मेक इट पॉसिबल। अच्छा, अब अगर मैं सही। थोड़ी सी मार्केटिंग साइड आपको अर्ज करूं, जो लोग जिसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं लोगों से ये अर्ज करता हूं कि अगर आपको पहला 1 लाख रुपए कमाना है ना, वो आपके फोन कॉन्टेक्ट में ही है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या सर्विस दे सकते हैं लोगों को, नंबर 1, ठीक है ना। उस सर्विस को थोड़ा मास्टर कर लें, जैसे यही वेबसाइट वाली मैंने बात बताई। अगर आप वेबसाइट वाली सर्विस को मास्टर कर लेते हैं और आपको लगता है कि चलो मैं 10,000 रुपए में वेबसाइट बना दूंगा किसी को, आपके फोन में अगर 500 कॉन्टेक्ट भी हैं, आप एक दफा उनको एक्सेल में डाउनलोड करें और आप उसके आगे एक एक बंदे का लिखें कि वो क्या काम करता है, और देखें कि अगर वो या तो बिजनेसमैन है या जॉब कर रहा है। अगर जॉब कर रहा है तो उसके जरिए क्या आप उसकी कंपनी तक पहुंच सकते हैं, और अगर बिजनेस कर रहा है तो क्या आप उसे पिच कर सकते हैं। 500 में से 1% कन्वर्जन में भी कितने कस्टमर आए, 5। सही 10,000 रुपए आपने सही। अगर एक को चार्ज किया तो आप 50,000, यानी इनिशियल ब्रेक थ्रू यहाँ से मिल गया। अब आप बनाए, यूट्यूब मोर ऑफ बनाए, वीडियोस बनाए, यस, तो यस। यू जी हैव द जी। रोलिंग इनकम ना। आई थिंक ये जो आपने बात बोली है ना, जो लोग स्ट्रगलिंग हैं या जॉब सीकर्स हैं या किसी कश्मकश में हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, आपने उनको एक मोटिवेशन भी दिया और एक आइडिया भी दिया कि अपने मसले का हल जो है ना, वो इंसान कैसे देखे। कभी कभार ये होता है मसला बड़ा आसान होता है, लेकिन जो दिमाग पे बोझ होता है ना, वो इतना सख्त होता है कि इंसान छोटी सी बात भी जो है ना नहीं समझ पाता। तो यकीनन आपने जो बात बोली है ना, वो बड़ी अहम है और बड़ी अच्छी आपने जो है ना ये बताई लोगों को बात। उमेर भाई। अच्छा, मैं बस इसमें एक बात जी अर्ज जी। कर दूं, फिर आपका अगला सवाल या क्लोजिंग जो भी है। देखें, ये तो हम अभी तो बात कर रहे थे ना आईटी और पढ़े लिखे बच्चों की। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना, इस फार्मूले से मैंने यानी वो लोग जिनको आईटी का कुछ नहीं पता, फॉर एग्जांपल मेरे भाई हैं, तो वो हैं, वो नहीं पढ़ा उन्होंने बचपन में, तो वो हैं फैक्ट्री में, तो वो बहुत अरसे से हैं एक फैक्ट्री में, और वो बहुत दूर जाते थे। लेकिन ना मैंने बचपन से नोट किया कि हमारे खानदान में कोई भी केटरिंग का काम होता था ना, वो भाई करते थे और फ्री में करते थे। तो मैंने उनको कहा भाई अल्लाह के बंदे, आप खानदान वालों के लिए फ्री में करें, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप विजिटिंग कार्ड छपवाएं और अपने कॉन्टेक्ट्स में लोगों को शेयर करना शुरू करें। अच्छा, ये उन्होंने 2-3 साल से काम शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 25-30 इवेंट उनके लग जाते हैं। अच्छा, वो हर इवेंट में अगर वो 20,000 रुपए भी कमाएंगे तो 6 लाख रुपए की तो एक एडिशनल इनकम जनरेट हो गई ना। एंड सही दैट बात इज है। ऑल इन हिज ऑन कॉन्टेक्ट्स। अभी तो वो कोई राइट वायरल राइट। नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो जो लोग स्टार्टिंग में है ना, तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि आप इससे बिस्मिल्लाह करें। एक दफा पैसे आना शुरू होते हैं ना, तो फिर तो इंसान को लगाते हुए कोई गम नहीं होता।
सही ना। तो अपनी फील्ड आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर लिखना शुरू करें, उसके ऊपर लोगों से बात करना शुरू करें, और आप देखें और समझे 6 महीने तक आपने ये बीज डालना है, देखें इंशाल्लाह माजरत सही आपकी बात सही सही। नहीं नहीं, अच्छा ये आपके जो प्रोग्राम्स हैं इसमें मेरे ख्याल में 4 वीक 16 वीक ये सारे प्रोग्राम्स हैं, तो ये अभी एक्टिव हैं, इस बारे में कुछ बताइएगा मैं प्लीज। बता देता हूँ। देखें, बहुत हमने ना ये किया कि सारे ऑप्शंस एक ही पेज पे रख दिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अर्ज करता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, एक स्टूडेंट आता है ना, पहली बात तो अगर कोई कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो यूट्यूब पे चला जाए। यूट्यूब पे मेरे पॉडकास्ट हैं, मैंने दूसरों के साथ जो एज अ गेस्ट किए हैं और जो मैंने खुद किए हैं, लोगों को होस्ट किया है, वो सब अवेलेबल है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो फ्री में है, जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको कुछ कंटेंट मिल जाए, तो यू कैन स्टार्ट विद आवर ऑनलाइन कोर्स। सही ना, आपके पास ऑनलाइन कोर्स आ गया, नीचे आ जाए। अच्छा उमेर भाई, ये मैं इधर भी जो है ना मैंने ये जी लगाया जी, हुआ मैं है। मुझे नजर आ रहा है, बस आप नीचे आ जाए, सबसे नीचे आ जाए, तो यू कैन स्टार्ट विद द ऑनलाइन कोर्स। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स में हमने ये देखा कि लोगों को ना अक्सर वो ऑनलाइन कोर्स तो ले लेते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हमने एक ऑप्शन उसके ऊपर सेकंड ऑप्शन ऐड किया कि आप ऑनलाइन कोर्स लें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रोजाना फॉलो अप करे, तो उस आप ऐड ऑन कर लें। तो एक छोटा सा माइनर सा अमाउंट ऐड होता है और हमारी टीम रोजाना आपसे पूछेगी, रोजाना फीडबैक लेगी। तो ये हो गया 2 ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो मिलना है, मेरा तो कोई पर्सनल, जब तक मेरा डिस्कशन नहीं होगा ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो हम कहते हैं आप 1-to-1 डिस्कशन में आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं पूरा 4 महीने तक इंगेज नहीं होना चाहता, मैं आपके साथ 1 महीना इंगेज होना चाहता हूँ, 4 वीक्स, और मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ के इस एक एरिया पे काम करूँ। तो हम कहते हैं आप 1 महीना इंगेज हो जाए। और जो लोग कहते हैं भाई हमें फुल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हम 4 महीने आपके साथ हैं और आप 4 महीने में हमें पॉइंट ए टू जी जहाँ लेके जाना चाहें ले जाएं, तो उनको हम कहते हैं आप फुल प्रोग्राम में आ जाए। अच्छा, अब इसका फीस स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है सब 1-to-1, इसमें कोई भी चीज़ ग्रुप नहीं, सही ना। तो क्या है, 1-to-1 रखने की वजह यह है कि हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब ग्रुप में बात होती है ना, तो जो चंद लोग होते हैं ना सवालात करने वाले, वो तो उठा लेते हैं फायदा। अब बाकी बेचारे जो है ना, वो अपनी दिल की बात ही नहीं कह पाते, और स्पीकर के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो सबके क्वेश्चंस ले। सो ये प्रोग्राम सारे 1-to-1 डिजाइन है। अच्छा, इन प्रोग्राम्स का जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है, इसलिए क्योंकि जब आप अकेले बैठे हैं, 1 से 1.5 घंटा आपसे बात हो रही है, आपके मसले लिखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, सब कॉन्फिडेंशियल है ना। जो काम आपके लिए हम कर सकते हैं वो हम आपको करके दे रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में ये होता है कि आपका जो कोई भी एजेंडा हो, चाहे बिजनेस है, चाहे फैमिली है, चाहे पर्सनल लाइफ है, वो एजेंडे में आपको बहुत तेजी से जो है ना ग्रोथ मिलती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी, ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों के, यानी रिसेंटली एक जॉब की एग्जाम्पल थी, वो एआई का लड़का था और उसकी $3,000 सैलरी थी। तो उसका ना फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एंड का टाइम आया, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का टाइम, तो उसने कहा आई वांट टू निगोशिएट। तो हमने बातचीत की कि कैसे हमने रीनिगोशिएट करना है सब कुछ। माशाल्लाह उन्होंने $6,500 कोट किया और $6,000 में डन हो गया। तो आप सोचे ना, एक शख्स की सीधा $3,000 से $6,000 जॉब हो गई। अच्छा, ये किसी रिकॉर्डेड कोर्स से या किसी ग्रुप वाले में होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता ना डिस्कशन करने का कि बात क्या करनी है। इधर तो चूंकि पूरे 1-2 दिन बैठ के डिस्कशन, 1-1.5 घंटे ये सब चीजें हुई, तो हम इसको करते हैं जी। तो सही ये प्रोग्राम्स की डिटेल्स थी। सही। अच्छा, वो आपने जो है ना सारा गाइड कर दिया, बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना उनको यही पता है कि जी वो जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी होता है वैसे होता है। और अभी एजुकेशन जो है ना बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है, इंटरनेट के बाद हुई, फिर जो बड़ा रैपिड शिफ्ट आया वो एआई के बाद आया। और अभी एआई के जो एजुकेशन है ना, चाहे वो बच्चों का हो बड़ों का हो, वो बड़ा चेंज हो गया है। वो एक एआई में देख रहा था, वो साउथ कोरिया ने बनाई है, साउथ कोरियन कंपनी। उसके अंदर आप स्टोरी डाल दें या कोई भी टॉपिक डाल दें, वो वीडियो बना देगा, और वो उसके अंदर से जो ना ये चीज फिर बंदा सीखे। तो वो जो आपने ये जो प्रोग्राम्स अपने बनाए हुए हैं, यकीनन ये जो है ना बहुत हेल्पफुल होंगे। और एजुकेशन डेफिनेटली चेंज हो गई है। और
उमर भाई आपने जो है आज अच्छा गाइड किया लोगों को, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स थे उसके ऊपर बात हुई, कोई एक मजमून नहीं था, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स आए, सवालात आए। तो मुझे उम्मीद है जो लिसनर्स हैं वो यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे, उनको फ़ायदा होगा, चाहे वो दिमाग वो सोशल हो, कमर्शियल हो, जहनी सुकून हो, मोटिवेशन हो, यकीनन यू नो इट बिकॉज इट वाज अ गुड कॉल। उमर भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह फिर जो है ना मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम। बरकातहू।